नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने प्रदेश भर में उच्च शिक्षण संस्थान को 15 दिसंबर से खोलने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के चलते उच्च शिक्षण संस्थान मार्च के बाद से बंद पड़े हैं, जिन्हें अब सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 10वीं 12वीं की कक्षाओं को खोलने की अनुमति पहले ही दे दी थी। इसके बाद सरकार उच्च शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए एसओपी बनाने में जुट गई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछली कैबिनेट बैठक में भी दिवाली के बाद कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा था। पिछली कैबिनेट ने इस पर निर्णय को दिसंबर प्रथम सप्ताह तक के लिए टाल दिया था। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। उत्तराखंड में पहले चरण में 20% लोगों को ही कोविड-19 का वैक्सीन टीका लगाया जाएगा, जिसमें 55 साल से ऊपर के लोग और फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि पहले फेज में 73,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य ने केंद्र को रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, कूलर, कैरी बैग आदि की डिमांड भेज दी है। इस वैक्सीन की कोल्ड चेन को मजबूत करने के लिए केंद्र से संबंधित सामानों की मांग की गई है। राज्य के अंदर लगातार भारत सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्रियों की जो प्रधानमंत्री से बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी की अलग से बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की अलग बैठक हुई। इन बैठक के आधार पर हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी है। उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कराई जा रही है। वैक्सीन को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश भारत सरकार के थे उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम लोग तत्काल उस सारी वैक्सीन को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं। फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ये संख्या लगभग राज्य में 93,000 या उससे ज्यादा बैठती है। फर्स्ट फेज में लगभग 20% प्रदेश के जो नागरिक होंगे उनको हम ये वैक्सीनेशन करेंगे। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी सरकार के मंत्रियों को 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में झोंक दिया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों को जिलों के दौरे बढ़ाने व कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिस पर अब मंत्रिमंडल विचार करेंगे। आज कैबिनेट बैठक में भी मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श हुआ। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श हुआ। माना गया कि चुनाव में जाने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और समन्वय बहुत जरूरी है। इसके लिए मंत्रियों को प्रभारी जिलों के दौरे बढ़ाने और वहां प्रवास करने को कहा गया है।
इस दौरान मंत्री सरकार के विकास कार्यों से जुड़ी फिल्म भी दिखाएंगे। प्रभारी मंत्री जिलों में अपने अपने प्रयासों की अग्रिम सूचना पार्टी के जिलाध्यक्ष को देंगे। प्रवास के दौरान जिलों में अनिवार्य रूप से उन्हें रात्रि विश्राम करना होगा। इस दौरान वे जिले की भाजपा समन्वय टोली के साथ भी बैठक करेंगे। जिले में जिस स्थान पर कार्यक्रम होगा वहां के मंडल अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी जाएगी। सभी मंत्रियों को ये निर्देश जारी हो जाएंगे, लेकिन उनको जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जिला मुख्यालय पर सारा वहाँ के जो विधायकगण हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर शेयर करना है। उसके बाद उन उपलब्धियों को हमारे जो राज्य के दायित्वधारी हैं या विधायकगण हैं वो सारे नीचे स्तर पर जो हमारे ब्लॉक हैं उन पर उसको उसी रूप में प्रसारित करेंगे। और मैं समझता हूँ इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा जो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकृत हैं या लेने के लिए उस सीमा में आते हैं, उन सब के लिए इसका अधिक लाभ मिलेगा। आम जनता की समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मार्क ग्रांट ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री करण बोरा के अलावा सभी सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को तत्काल मौके पर ही सुलझाने के लिए हर विकासखंड में न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता की समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो पाएगा। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना नहीं देने के कारण इस शिविर में लोगों की संख्या कम हो रही है, फिर भी लोगों ने इसमें भाग लेना बंद नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इससे आम जनता की समस्या का समाधान एक जगह पर हो जाए और उसको देखते हुए सभी अधिकारीगण हर शिविर में मौजूद हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन आज संख्या कम होने के कुछ कारण थे। हो सकता है कि समय से सूचना नहीं दी गई हो और उसके बावजूद भी कुछ फरियादी यहाँ पहुँचे हैं। और मैंने आज निवेदन भी किया अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारे साथियों से, कि भविष्य में इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर में आम जनता को जागरूक किया जाए और उनको समय से सूचना दी जाए कि उनकी समस्या का समाधान सरकार एक जगह पर उन्हीं के क्षेत्र में कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जनता की समस्याओं को देखते हुए ग्राम पंचायत मार्कम ग्रांट में बहुउद्देशीय शिविर CMQRT के तहत ग्राम की समस्या और जितनी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर एक बहुउद्देशीय कैंप लगाया था। और इसमें बहुत से फरियादी आए हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं दी हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। और भविष्य में हम यही चाहेंगे कि आगे के लिए जितनी भी लोगों की समस्याएं ऐसे कैंप लगाए जाएँ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हम भी 30-35 लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और आगे भी अगर और कैंप लगे और ज़्यादा फरियादी आएंगे और उनकी भी समस्या का समाधान होगा। सूचनाएं सबको दी गई थी और सबको सूचना से अवगत भी करवाया गया था। सभी वार्ड मेंबरों के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा सबको सूचनाएं दी गई थी। लेकिन कुछ गन्ने की फसल चल रही है, कुछ शादियां हो रही हैं, लोग नहीं पहुंच पाए पूरे। और कुछ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण लोगों की समस्याएं भी बहुत कम रह गई हैं। जो लोगों की समस्याएं थी, रोड, पानी, लाइट की समस्या, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही उनको समस्या खत्म कर दी गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 4 साल उत्तराखंड में पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक भाजपा वो वादे पूरे नहीं कर पाई है जो उन्होंने लोगों से किए थे। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार लोगों को झूठे आश्वासन दे रही है, चाहे वह महंगाई कम करने का मामला हो या फिर 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का मामला हो। यही नहीं, भाजपा सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने का भी वादा किया था, लेकिन यह वादा भी भाजपा ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 11 जिले के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार 100 रुपए में पानी का कनेक्शन का दावा कर रही है। जब पानी ही नहीं है तो कनेक्शन का लोग क्या करेंगे?
कि लगातार त्रिवेंद्र सरकार पिछले 4 वर्षों से जो लोगों का मूर्ख बना रही है, पिछले 4 वर्षों से जो लोगों के साथ झूठे वादे कर रही है, चुनाव से पहले जो तमाम बातें कही थी, चाहे वो महंगाई कम करने का मामला हो, चाहे लोकायुक्त 100 दिन के अंदर नियुक्त करने का मामला हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने का मामला हो, और इस तरह के तमाम वादे जो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करे। प्रधानमंत्री स्वयं उत्तराखंड में आकर के किसानों के कर्जे के बारे में कह के गए कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और उसके बाद सरकार जब आई, 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इतना प्रचंड बहुमत कभी भी 2002 में पहला चुनाव हुआ तब से लेकर अब तक 4 विधानसभाओं में इतना प्रचंड बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला। 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 2 बार बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद जनता ने विश्वास किया, और जनता ने विश्वास करके जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत 57 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन 4 सालों में इस प्रदेश की जनता को केवल निराशा हाथ लगी है। लोगों को ठगने के लिए ठगों ने नायाब तरीके निकाले हैं। जहां कुछ ठग मोबाइल पर या लोन के जरिए लोगों को इंश्योरेंस संबंधित कॉल करके ठगते हैं, वहीं देहरादून में कुछ ठग प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इन ठगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस के नाक तले इन लोगों ने देहरादून में बाकायदा एक पोस्टर लगाए हैं और इस योजना के लाभ उठाने के लिए अपने फोन नंबर तक भी जारी किए हैं। इन ठगों की शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आधार कार्ड पर लोन, पर्सनल लोन व बिजनेस लोन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी एक व्यक्ति फरार है और उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देहरादून शहर क्षेत्र में हमें यह शिकायत मिली थी कि कई ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो लक्खी बाग क्षेत्र, क्लेमेंट टाउन एरिया व अन्य क्षेत्रों में पोस्टर्स लगे, जिसमें प्रधानमंत्री योजना को लेकर नंबर्स फ्लैग्ड हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि ये इजी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन जो है वो दिलवाया जा रहा है। चूंकि इस तरह की कहीं कोई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं थी, इसको काफी प्रमुखता से मीडिया ने भी उजागर किया था, तो उसको लेकर डीआईजी महोदय ने टीम गठित की, जिसमें सीओ नेहरू कॉलोनी व सीओ सिटी के नेतृत्व में जो है वो टीम ने काम किया और जो नंबर्स उसमें फ्लैश थे बेसिकली उस पे काम किया। एसओजी की हमारी टीम जो है वो भी पूरी इसमें लगी और उन नंबर्स की डिटेल से हमें ये पता चला कि ये जो सिम कार्ड इशूड करवाए गए थे, जो नंबर्स दिए गए थे इन पोस्टर्स में, ये सभी नंबर्स जो है ये फेक आईडी पे इशूड है। उसके बाद फिर मैनुअली जो है हमारी टीम ने इसमें काम किया और ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें जो 2 अभियुक्त हैं, साहिल और नवीन, ये बेसिकली बिजनेस में इनको काफी लॉस हो चुका था और ये खुद इस तरह के इंश्योरेंस और पर्सनल लोन का फर्जीवाड़ा के शिकार हुए थे, तो वहां से इनको एक आइडिया आया कि वो भी इस तरह के पोस्टर्स छपवा के हरियाणा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई एरिया में उन्होंने इस तरह के पोस्टर्स लगवाए और जिसमें लोगों को बहला फुसला के उनसे जो है पैसे सिक्योरिटी के नाम पे और लोन दिलाने के नाम पे पैसे जो है अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाए। रुड़की की झबरेड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 15 चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस फिलहाल पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपियों ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। गौरतलब है कि पुलिस को पिछले लंबे समय से वाहन चोर गिरोह की तलाश थी। सितारगंज से हल्द्वानी जाने वाले मार्ग पर सोमवार को लगाए गए जिला पंचायत के बैरियर पर टैक्स वसूली से परेशान होकर उपखनिज ढुलान में लगे वाहन स्वामियों ने स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा से भेंट की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक का कहना था कि नियमों के अनुसार जिला पंचायत को स्टेट हाईवे पर बैरियर लगाकर टैक्स वसूल
वसूल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात की है और जल्द ही इस अवैध वसूली पर रोक लगा दी जाएगी। जो जिला पंचायत का टैक्स वसूला जा रहा है, ये अवैध तरीके से वसूला जा रहा है। हमने भी इसको संज्ञान में लिया और आज सभी वाहन स्वामी इकट्ठे होकर माननीय विधायक जी के पास पहुंचे हैं और माननीय विधायक जी ने इसमें माननीय डीएम साहिबा और माननीय एसएसपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज हम इस बैरियर को हटा देंगे। ये गलत तरीके से लगा है, इनको कोई अधिकार नहीं है स्टेट हाईवे पे ना राज्य मार्ग पे लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। माननीय डीएम साहिबा ने भी कहा है और माननीय कप्तान साहब ने भी कहा है, हम और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है, तो आज ये बैरियर हट जाएगा। दिल्ली पहुंचा हूँ सितारगंज, तो मेरे को जो अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट के हमारे खनन के दीपा भाई, उनके साथ सभी जो वाहन स्वामी हैं सब मेरे आवास पर आज आए हैं। और एक ये बैरियर की कोई बात हो रही है जो जिला पंचायत ने पुरानी 24 सिडकुल रोड पे लगा दिया है और उससे बहुत जाम हो रहा है। आज हिंदुस्तान का अखबार की रिपोर्ट भी है, मैंने पढ़ी है, जिसमें 2-2, 3-3 घंटे का जाम हो रहा है। सिर्फ बात खनन स्वामियों की नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोगों की बात है, चाहे वो मेडिकल लाइन के लोग हों जिनको सितारगंज से हल्द्वानी जाना हो, चाहे वो सिडकुल में काम करने वाले लोग हों। सिडकुल की व्यवस्था की अर्थ खराब हो रही है। तो मैंने आज एसएसपी, डीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों से बात करी है और उन तीनों से बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि जिला पंचायत का कोई भी बैरियर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे नहीं लगाया जा सकता और ये जो बैरियर लगाई अवैध रूप से लगाया गया है, इसको तुरंत यहाँ से हटना चाहिए। और मुझे डीएम और एसएसपी महोदय दोनों ने आश्वासन दिया है कि आज या कल तक ये बैरियर वहाँ से हटा के जहाँ पे भी उसका उचित तरीके से जहाँ पे भी लगना चाहिए वहाँ पे इसको लगवाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत लक्सर एसडीएम की अगुवाई में तहसीलदार सुशीला कुठियाल ने खानपुर क्षेत्र के अबीदापुर गांव में 5 से अधिक सरकारी कृषि भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार लक्सर ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल की कटाई कर इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई में कुछ ग्रामीणों ने सवाल भी उठाए। ग्रामीणों का प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। तो में जो है कि मजदूर लगे हुए थे, वो आतंकित होकर डर के भाग गए। पुलिस को देख कर है हमें भारी नुकसान है। हमारी लेबर जो है खेत में से भाग गई है। जबकि जो है अभी मैडम ने या एसडीएम साहब ने अब तक हमको जो है हमारे किसानों के खेत अलग नहीं किए हैं, नदी का अलग नहीं किया है और ये गन्ना काटने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने कोई पैमाइश भी जो है सही तरीके से नहीं की है। यहाँ पे जो है किसानों में भारी रोष है और किसान तो वैसे ही सड़कों पर मर रहा है, पड़ा हुआ जो है। किसानों को जो है आतंकित किया जा रहा है, इनकी लेबर भाग गई है यहाँ से। जिला प्रशासन ने आज फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर खानपुर क्षेत्र के अब्दीपुर गांव से सैकड़ों बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस फोर्स और तहसीलदार पूरी फोर्स के साथ में यहाँ मौजूद हैं और ये वो भूमि है, मैं कैमरा में कहूँगा, जिसमें ये गन्ना खड़ा हुआ है। ये करीब 200 से अधिक बीघा भूमि है जिस पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब जिस तरह से ग्रामीणों पर आरोप लग रहे हैं कि कुछ ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से ये नदी की भूमि को कब्जा गया था, उसे लेकर के ही गांव के एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल डाली गई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश में इस तमाम भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए गए हैं। आज कार्रवाई शुरू हुई है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक प्रशासन इस पूरी भूमि को मुक्त करा करके अपने हैंडओवर कर पाता है। जसप्रीत सिंह, JK 24 न्यूज़, लक्सर। लक्सर के अकोडा कला गांव में अवैध कच्ची शराब बेच रहे कुछ व्यक्तियों के खिलाफ गांव की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इन महिलाओं ने लक्सर उप जिलाधिकारी को शिकायत कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इन महिलाओं ने बताया कि गांव में काफी लंबे समय से अवैध कच्ची शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके कारण गांव के युवा व पुरुष को नशे की लत लग चुकी है, जिसके कारण आए दिन हो रहे झगड़ों से परिवारों में अशांति का माहौल है। इन महिलाओं ने कहा है कि उन्हें उनके पति शराब पीकर घर पर आते हैं और फिर झगड़ा करते हैं और उन्होंने उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने इस पर बताया है कि अकोटा कला गांव की कुछ महिलाओं द्वारा उनको शिकायत पत्र दिया गया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
20 एक 30 एक छोटू। अरे अमान आप सनाम गाड़ी दें और को देखो मेरी दाल तुम छोटवा दोगे, पुलिस वालों को पैसे देकर छोट जाके मिंडा बांध रखा है। और घर में तो जब का तो सामान सार का बेच कर दी बउआ के हाथ तोड़ रखे, गर्दन काट रखी, अगर उधारी भी देगा और वो सब देगा, नाश कर रखा है पूरा। देखिए उनके द्वारा कंप्लेंट की गांव में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा है, तो इसको एक तो इमीडिएटली एक्साइज इंस्पेक्टर को भी डायरेक्शन दिए गए हैं और बाकी मेरे द्वारा खुद इसको पर्सनली चेक करवाया जाएगा और मौके में दबिश इत्यादि देकर ताकि चीज़ें इसको कंप्लीट तरीके से रोका जा सके। गदरपुर में नेशनल हाईवे पर पेश आई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि इसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक की पहचान 18 वर्षीय संजीव के रूप में की गई है। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि अस्पताल परिसर में सब इंस्पेक्टर महेंद्र चंदोला द्वारा 2 घायलों को लाया गया था। जांच करने पर एक युवक की मृत्यु की पुष्टि हुई है तथा गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसओ साहब हरीश चंदोला जी के द्वारा 2 व्यक्तियों को लाया गया। परीक्षण करने पर एक मृत पाया गया जिसकी उम्र 18 साल है, नाम संजीव है, और उसका भाई जिसकी उम्र 23 साल है, उसके दाहिने पैर और दाहिने हाथ और दाहिनी जांघ में चोट के निशान है और संभवतः उसकी दाहिने घुटना टूटा हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार कर स्प्लिंट लगाकर जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया गया है। लालकुआं निकटवर्ती हल्दूचौड़ क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचा रखा है, जिससे इन गांवों के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगली हाथियों द्वारा अब तक किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी गई है। खेतों के अलावा ये जंगली हाथी गांव का भी रुख कर रहे हैं, जिससे अब गांववासियों को जान माल का खतरा बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सितारगंज में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर आम नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी किया। कार्यकारिणी का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सईद सिराज अहमद व राष्ट्रीय संगठन सचिव मौलाना मेराज अहमद की देखरेख में किया गया। लोग मानव अधिकार का दिवस में सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए, उपस्थित हुए और यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये था कि आज कुछ लोग मानव अधिकार में जुड़े हैं और ये बहुत, मैंने अभी पहले भी बताया कि तकरीबन 72 साल से ये अपना काम कर रहा है, निःशुल्क कर रहा है। और जितने लोग इसमें पद में जुड़े हुए हैं पहले से, वो किसी तरह की दलाली नहीं बल्कि निःशुल्क काम करते हैं। मैं यहाँ का, मुझे जब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का नियुक्त किया और उसके बाद जब लोग यहाँ जुड़े तो काफ़ी तादाद में जिला स्तर पर जुड़े। आज भी यहाँ पर तकरीबन काफ़ी लोगों को नियुक्ति मैंने की है और हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने की है। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि लोगों को एक पैगाम पहुँचे, एक मैसेज पहुँचे, ताकि लोग संगठन से जुड़ें और हक की आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक हक का ये एक ऐसी आवाज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये संगठन है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।